नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मालूम था कि डीवाई चंद्रचूड़ की दो बेटियां हैं जिनको उन्होंने अपनाया है। इन दोनों बेटियों की उम्र 16 और 20 है। ये दोनों बेटियां जो हैं वो दिव्यांग हैं। क्या आपको मालूम था कि डीवाई चंद्रचूड़ की अपनी पहली पत्नी का देहांत 2007 में कैंसर की वजह से हो गया। क्या आपको मालूम था कि उनके दो बेटे हैं। तो जब अगर इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम है तो बिल्कुल सही तरीके से बोला जा सकता है कि आपको डीवाई चंद्रचूड़ के जो बेसिक जानकारी है वो आपके पास है। लेकिन क्या आपको ये मालूम था कि डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी जो हैं वह भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधान न्यायाधीश रहे हैं। क्या आपको यह मालूम था कि डीवाई चंद्रचूड़ पीएचडी होल्डर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपको यह सब अब नहीं मालूम है तो आपको यह वीडियो देख लेना चाहिए। तो डीवाई चंद्रचूड़ वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। अब वाईवी चंद्रचूड़ जो हैं वो 1978 में भारत के प्रधान न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने। अब उनको तो मोरारजी गवर्नमेंट उस समय की थी, उन्होंने बनाया था। उसके कुछ दो साल बाद ही इंदिरा गांधी वापस आ गई। तो उनमें मतलब वाईवी चंद्रचूड़ में और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बीच में हमेशा नोक झोंक हुआ करती थी। अब वो नोक झोंक होने का सिर्फ और सिर्फ वही कारण होता है कि जब अगर न्यायालय अगर नागरिकों के पक्ष की बात करेगा तो फिर जो सरकारें होती हैं वो तो हमेशा से कोशिश करती हैं कि किसी न किसी प्रकार से वह नागरिकों को अपने कंट्रोल में रखें, दबाए रखें। उनके जो डिमांड्स हैं वो उसको जितने हद तक दबाया जा सके वो दबा लिया जाए। तो यह जो द्वंद्व है न्यायालय और सरकारों के बीच का वह बहुत पुराना है, वो चलता रहता है। अभी भी फ़िलहाल जो आपने देखा कि जिस प्रकार से किरण रिजिजू ने एक साल में बहुत तरह के पब्लिक स्टेटमेंट ऐसे दिए जो कि बहुत खलबली मचाने वाले थे। खैर, अब जो भी मामला हो वह तो दूसरा मामला है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल बात कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ के जीवन का। तो डीवाई चंद्रचूड़ जो है पैदा तो हुए चीफ जस्टिस के यहाँ। अब उसके बाद उन्होंने 1979 में उन्होंने सेंट स्टीफन से पढ़ाई की। उसके बाद एफएमएस दिल्ली से लॉ कर लिया। 1982 में इन्होंने लॉ कर लिया। उसके बाद चले गए हार्वर्ड पढ़ने। डॉक्टरेट इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है वह उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया। वहाँ पर उन्होंने कुछ समय काम भी किया, लेकिन उस समय उनके दिमाग में यह चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि उन्हें भारत वापस आना है। अब यह क्लैरिटी कितने लोगों में होती है, इसको ऐसे समझिए कि जब वह डिसीज़न ले रहे थे तब उनकी उम्र उस समय 26 साल की थी। अब 26 साल का लड़के को यह क्लियर है कि भाई मैंने हार्वर्ड से पढ़ाई कर ली है, मैं अमेरिका में रह लिया हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ ढेर सारा पैसे कमा सकता हूँ या कि आराम की ज़िंदगी ले सकता हूँ। लेकिन वह लड़का वापस आता है भारत। अब वह भारत आता है तो भारत में आने के बाद वह अपनी प्रैक्टिस चालू करता है। फाली एस नरीमन है, उनके तहत भी कुछ काम करता है। 12-13 साल तक वह अपना प्राइवेट लॉयर के हिसाब से काम करता है। अब उसके पास यह मौका हमेशा से था कि वह अरबों रुपए कमा सकता है, क्योंकि उसकी उस समय तक पहुंच इतनी है, उसकी पढ़ाई उतनी है, उसकी जानकारी उतनी है, पक्ष होते हैं उसकी इतनी समझ तो है ही है कि वह बाकी जैसे लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना प्राइवेट में टॉप लॉयर भारत के रहे हैं और वो करोड़ों के मालिक हैं। तो उनके पास भी यह क्षमता थी कि वह बिल्कुल से एक करोड़ों वाले लॉयर बन सकते थे। पर 40 की उम्र में भी उनको यह क्लियर था कि उन्हें पैसे का कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। तब उन्होंने चूज़ किया कि भाई मैं जुडिशरी में जाकर, जजशिप में जाकर मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो यह भी तो दो चीज़ें तो कि आप समझ में आती हैं। एक तो जब आप हार्वर्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप हार्वर्ड की पीएचडी तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस एकदम क्लियर है, जब आप पढ़ाई में एकदम फोकस्ड हैं कि आपको क्या करना है। दूसरे उसके बाद जब आप अमेरिका छोड़ के आते हैं तब भी आप क्लियर रहते हैं कि भाई आपको भारत में ही आके भारत के में ही जो करना है। तब आपको पैसे का भी बहुत ज़्यादा कोई उस समय मतलब नहीं रहता है। तो चलो वो तो उस समय आप यंग होते हैं। अब बाद में आपकी शादी होती है, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत तरह के खर्चे आते हैं। उसके बावजूद आप इस बात में एकदम स्थिर रहते हैं, एक बात में क्लियर रहते हैं कि भाई मुझे जज बनना है। तो अब जज बनना है और जज बनने वाला डिसीज़न या फिर पैसा कमाने वाले डिसीज़न में आप जज बनने वाला डिसीज़न ले लेते हैं। तो यह आपका दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करने की एक भावना है।
उसके बाद आपके कुछ सालों के बाद 2007 में आपको अपनी पत्नी का लॉस समझना होता है। आपकी पत्नी का देहांत होता है कैंसर की वजह से, तो वह पीरियड आपके लिए ऑब्वियसली बहुत आसान नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप ज़िंदगी से परेशान नहीं होते हैं और आप जो है बाद में जाकर किसी दूसरी एक महिला से शादी करते हैं। शादी करने के बाद आप 2 बच्चियों को अपने यहाँ अडॉप्ट करते हैं। तो यह आपका दिखाता है कि आपका व्यक्तित्व जो है वह किस प्रकार से समाज के प्रति भी आप कितने सोचने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ पर आप पर्सनल लेवल पर 2 लोगों की किसी न किसी तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे लोगों की जिसको हमारा समाज आम तौर से करने में शायद उतना सहज नहीं रहता है। उसके बाद आप उनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यह उनका ज़िंदगी के प्रति जो लगाव है, ज़िंदगी के प्रति जो उत्साह है, वह दिखाता है जब वह अपने जीवन में 50 साल की उम्र में आप दूसरी शादी करने के लिए बिना संकोच के उस डिसीजन को लेते हैं। अब उसके बाद आता है कि आप आगे अपना काम करते रहते हैं, आप अपना जो भी सेवा है वह देते रहते हैं। उसके बाद फिर आप इस दौरान अनेक कॉलेज में जाते हैं, अनेक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर अनेक तरह के अपने अनेक विषयों पर आप अपना लेक्चर दे रहे होते हैं। तो यह तो तभी होगा जब आपके मन में यह क्लियर है कि भाई मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा यह भी है कि मैं अपनी जानकारी लोगों तक दूं, बच्चों तक दूं, ताकि वह एक जानकारी लें और वो या तो इन्फ्लुएंस हो सकें तो इन्फ्लुएंस हो जाएं, वरना उस जानकारी या उस नज़रिए को देखते हुए लॉ को या जीवन को देखने का कोशिश करें, प्रयास करें। तो यह दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल कैपेसिटी में आने वाले जनरेशन को भी कुछ चाहते हैं। अब इसके बाद अगर आप सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई उनके जीवन में जब वह यंग होता है 26 साल का, तब वह भारत वापस आता है। उसके बाद वह कुछ समय काम करता है, फिर वह चूज़ करता है कि भाई उसे लॉयर बनना है या फिर उसे जज बनना है। उसके बाद उसके पत्नी का देहांत होता है, तब तक उसके अपने बच्चे हुए रहते हैं, अब उनको भी संभालना होता है। तब तक यह सब सारी चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। आप जज हैं वो ठीक है, पर उसके आपके पर्सनल जीवन में भी बहुत तरह के घटनाएं घट रही हैं और उसके बावजूद आप अपना काम निरंतर किए जा रहे हैं। तो आपने यह सब किया। अब अगर उनकी पर्सनालिटी को दूसरे हिस्से में देखें, जहाँ पर हम उनके कार्य से समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार के वो पर्सनालिटी हैं, तो पता चलेगा कि इन्होंने या जितने भी भारत में संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेंचों में इनका नाम है। तो बहुत सारे बेंच में थे जो कि जिसने डिसीजन दिया था सबरीमला पर, जहाँ पर महिलाओं का जाने को बाद में वैध ठहराया गया। इन्होंने जो बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट था उसमें भी यह एक जज थे। महिला लोगों के सपोर्ट में बहुत तरह के इन्होंने जजमेंट दिए हैं, जिसमें कि वो जो सबरीमाला वाला तो एक था ही था, बहुत तरह के ऐसे जजमेंट दिए हैं जो कि महिला के समर्थन में है, जहाँ पर प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कराने का जहाँ पर उन्होंने उसको वैधानिक कर दिया। 24 सप्ताह के पहले तक 24 सप्ताह तक कोई भी महिला अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकती हैं। तो उनके नज़रिए से यह लगता है कि वह समाज को किसी न किसी अपने तरीके से जितना भी हो सके उस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जीवन के घटनाओं को देखते हुए और उन घटनाओं के बाद उन्होंने किस प्रकार के निर्णय लिए हैं अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, यह समझ में आता है कि वह जो भारत में के संविधान के हिसाब से जो भी करना है वह उसके हिसाब से करेंगे। वह किसी प्रकार के जो अनेक तरह के प्रेशर्स आते हैं, अनेक तरह के प्रभाव आते हैं, जहाँ पर आपको बहुत तरीक़ों से हिंट दिया जाता है, बहुत तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। लेकिन अगर आपकी रीढ़ सही है, आपकी रीढ़ सीधी है, तो आप वही करेंगे जो कि आपको अपने रूल बुक में लिखा हुआ बताया जाएगा। तो उनके इस ओवरऑल पर्सनालिटी व्यक्तित्व को समझने के बाद तो यह आता है कि आने वाले जो और 1.5 साल हैं उस दौरान वहाँ पर जो नागरिक अधिकारों का है उन अधिकारों के लिए एक आवाज़ बनकर या उन अधिकारों के लिए एक ऐसी शक्ति बनकर जरूर डीवाई चंद्रचूड़ स्थापित रहने वाले हैं। उसके बाद देखने के बाद है कि क्या होना है, नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से डीवाई चंद्रचूड़ के
अपने पर्सनल जीवन की जानकारी और उनके जो प्रोफेशनल जीवन में जिस प्रकार का उन्होंने अपना बर्ताव रखा है, उससे आपको चंद्रचूड़ व्यक्तित्व की समझ जरूर मिली होगी। धन्यवाद अपना समय देने के लिए।